Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 12 और 13 जून की दरमियानी रात इजराइल ने ईरान में करीब 100 ठिकानों पर बमबारी की। इसके लिए उसने 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े थे उनकी मौत हुई है। इसके अलावा ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो उसका पूरी तरह से सफाया हो गया है। बहुत से टॉप जनरल्स की मौत हुई है। इसके बाद से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अब ईरान क्या करने वाला है, ईरान किस तरह से जवाब देगा, उसके पास क्या क्या विकल्प हैं, आगे क्या हो सकता है, क्या एक रीजनल वॉर में ये सारी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। अभी तक ईरान ने जो किया है उसने करीब 100 ड्रोन्स दागे हैं जिनको अभी तक इजरायली सेना ऐसा कह रही है कि उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन आगे बढ़ते हुए ईरान क्या करेगा, क्या कदम उठाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडिया टुडे ग्लोबल के एडिटर मिस्टर प्रणय उपाध्याय, और हम जो है इस पूरे सिनेरियो पर इनके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले इस जो बेसिक है, जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, उसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। शुक्रिया अंकुर। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले उसका भूगोल समझना चाहिए, उसका इतिहास समझना चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या करेगा या कोई देश क्या करेगा और कैसे करेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम नक्शे पर आते हैं। ये नक्शा जो है उसमें आप ये देखिए कि कहाँ ईरान है और कहाँ पर जो है इजराइल है। अगर इस नक्शे को हम देखें अच्छी खासी तो यहाँ पर करीब 1500 किलोमीटर की दूरी है। यानी 1500 किलोमीटर से, यानी इस जगह से ईरान के ऊपर और ख़ास तौर पर इस इलाके के अंदर यदि हिट किया गया है, आप देखें कि ईरान की जो हदें हैं वो यहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन जो हिट किया गया है उसमें वो इलाका मैक्सिमम ये इलाका है जिसे आप पश्चिमी ईरान कह सकते हैं। तो पश्चिमी ईरान के अंदर अधिकतर वो फैसिलिटीज़ थी जहाँ पर या तो न्यूक्लियर बेसिस हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर थे ईरान के, तेहरान हो, तबरीज़ हो, या इसके अलावा इस्फहान इस जगह पर है, और साथ ही और जो दूसरी जगह हैं अराकुबी है, इसके अलावा फद्रो एक जगह है जहाँ पर सबसे डीप डाउन ईरान की फैसिलिटी है। हालांकि फद्रो का नाम अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसके अंदर जो नतांज का नाम आ रहा है, नतांज एक घोषित न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की। ये तमाम वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन इसके अलावा ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया। अब हम ज्योग्राफी की चूंकि बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के अंदर ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ की ज्योग्राफी के साथ यहाँ की राजनीति कैसे चली, और इस ईरान और इजराइल के टकराव के अंदर ये 1500 किलोमीटर की दूरी के बावजूद ईरान कैसे जो है ईरान पर कैसे इजराइल हिट कर पाया। तो जाहिर तौर पर अगर आप नक्शे में यहाँ से देखें तो इजराइल को किसी भी कार्रवाई को करने के लिए सबसे पहले या तो जॉर्डन की एयर स्पेस क्रॉस करनी होगी, या सीरिया की एयर स्पेस क्रॉस करनी होगी, इराक की एयर स्पेस क्रॉस करनी होगी, और उसके बाद वो ये कार्रवाई कर सकता है। आज आपके हमारे दफ्तर के अंदर इजराइल के भारत में जो राजदूत हैं वो आए थे। जब मैंने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर हमने दूसरे देशों की एयर स्पेस भी इस्तेमाल की है, यानी कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के अंदर हामी ये वो देश हैं। यानी जॉर्डन, इराक और सीरिया जैसे देशों की हामी मिली होगी, हामी जरूर मिली होगी। अगर नहीं जॉर्डन, खासतौर पर यहाँ पर सीरिया की बात और ज्यादा आती है, क्योंकि पहले एक वक्त ऐसा था जब ईरान के पाले में हुआ करता था सीरिया, और अब ऐसा माना जा रहा है कि वो वेस्ट की तरफ झुकता है। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा कि पाला बदल चुके हैं। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता बदलाव हुआ है, और उस सत्ता बदलाव के साथ ही एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि इजराइल ने 2007 के अंदर सीरिया के अंदर जब बशर अल असद की सरकार थी तो वहाँ पर एक ऑपरेशन किया था, और न्यूक्लियर रिएक्टर जो बशर अल असद सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी उसे नष्ट किया था। इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ एटीट्यूड है उसका एक नमूना ये भी है कि केवल सीरिया ही नहीं, लीबिया और साथ ही इराक के अंदर जब सद्दाम हुसैन का शासन हुआ करता था उस दौरान ओसरैक में एक रिएक्टर बनाने की कोशिश सद्दाम हुसैन की सरकार कर रही थी। 1981 की हम बात कर रहे हैं। उस समय भी इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई थी, और यहाँ पर जो सद्दाम हुसैन की सरकार है उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नष्ट किया गया था। यानी ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये समझना ज़रूरी है कि इजराइल एक तरीके से इससे कटिबद्ध है, संकल्पित है कि किसी भी हालत में वो अपने आस पड़ोस के अंदर किसी को न्यूक्लियर पावर नहीं लेने दे सकता। फिर अगर पास पड़ोस का मामला है, सीरिया या इराक का मामला है, तो चलो समझ में आता है। तो ये 1500 किलोमीटर दूर ईरान के अंदर ये कार्रवाई करने का क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि जिस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात हो रही है,
यानी जो प्रॉक्सी गुट है ईरान की। प्रॉक्सी गुट है, एक गलियारा तैयार किया गया। ये गलियारा जो है वो ईरान से निकलते हुए यहाँ पर इराक की टेरिटरी के अंदर हजदल शाबी गुट, उसके अलावा सीरिया के अंदर कई जो शिया गुट थे, खासतौर पर बशर अल असद की जो सरकार थी उसके अंदर भी शिया दबदबा था, और उसके साथ साथ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो कि एक शिया समर्थित गुट है, शिया गुट ही है। तो ईरान इन गुटों के साथ कैसे काम करता है? ईरान ऐसे काम करता था कि ईरान ने यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी इजराइल की हद तक पहुँचने के लिए पूरा कॉरिडोर बनाया था, यानी बिना किसी सुन्नी टेरिटरी में आए ईरान यहाँ से हथियारों की सप्लाई पूरी कर सकता था। साथ ही ईरान की तरफ से जो यहाँ पर आप नीचे अगर नक्शे पे देखें तो यमन नजर आता है, उस यमन के अंदर भी जहाँ पर हूथी हैं और हूथियों के साथ में, चूंकि यहां से उसको टेरिटोरियल एक्सेस मिल जाता है कि वो जो इजराइल का दूसरा हिस्सा है, इजराइल का जो दूसरा छोर है, वहां तक हिट कर सकता है अगर हम इस इलाके को देखें तो ये देखिए जो ऑपरेशन आयरन सॉर्ड हम देख रहे हैं, यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है गाजा के इलाके के अंदर या लेबनान के इलाके में या सीरिया के इलाके के अंदर, उसे ऑपरेशन आयरन सॉर्ड दिया गया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम हमास ने जो किया था, उसके जवाब में ऑपरेशन आयरन सॉर्ड लॉन्च किया गया, और उसके तहत ही जो घेराव की कोशिश की गई तो यमन के हूथियों की तरफ से, लेबनान के, तो ये सब कुछ जो है ईरान हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में बेसिकली कर रहा था। फिलिस्तीन के समर्थन में भी कर रहा है। साथ ही एक देशों का एक समूह है, खासतौर पर ईरान भी जो है वो इजराइल को स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है कि ये एक इलीगल स्टेट है, वो एक जायनिस्ट रजीम कहता है, क्योंकि एक ज़माने में इस पूरे इलाके के अंदर जब 1948 के पहले यहाँ पर जायनिस्ट एक मूवमेंट चला था, तो उसी जायनिस्ट मूवमेंट के नाम पर कहा जाता है कि एक जायनिस्ट रजीम है यहाँ पर, जैसे कि जो इस्लामिक रजीम या खमनी रजीम इजराइल कहता है ईरान की सरकार को, और इसके साथ दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो तनाव के रिश्ते रहे हैं। और ये भूगोल बताता है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी थमने नहीं वाली है, ये लड़ाई और बढ़ सकती है। साथ ही नक्शे पर हम लौटते रहेंगे, लेकिन अगर आपका और कोई सवाल लेकिन हमें जैसा कि आपने प्रॉक्सी गुटों की बात अब छेड़ी दी है, तो उसी की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि जो है इजराइल तक पहुंचने के लिए ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल कर सकता है, और क्योंकि उसके पास बॉर्डर वाली पहुंच करता रहा है और वो कर सकता है इन फ्यूचर अगर ऐसी उसे जरूरत पड़ी रिटेलिएट करने की तो। लेकिन एक बात और ऐसी मानी जाती है कि हमास का जो हमला था उसके बाद इजराइल ने जो अपने हमले शुरू किए, उसमें जब भी प्रॉक्सी गुट ईरान के कूदे हैं तो उन्हें जो है सफलता उतनी हाथ नहीं लगी और उन्हें खासा कमज़ोर कर दिया है इजराइल ने। माना जाता है कि हिजबुल्लाह भी अच्छा खासा कमज़ोर हो चुका है, हूतियों पर अभी अमेरिका ने बमबारी की थी मार्च में, हमास को भी बहुत कमज़ोर माना जाता है। तो ऐसे पॉइंट पे क्या ईरान जो है अपने प्रॉक्सी गुटों को, जो आप बता रहे हैं कि इराक से होते हुए और फिर लेबनान में, क्या वो एक्टिवेट हो सकते हैं? हिजबुल्लाह को बहुत कमज़ोर माना जाता है पहले से। आपने सवाल के साथ जवाब खुद ही दे दिया, तो मैं केवल आपके जवाब को अफर्म करूंगा इस चीज़ के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है कि बीते अगर हम 1-1.25 साल के अंदर देखें तो इजराइल की कार्रवाई ने जो तमाम गुट थे, जो कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिन्हें ईरान कहता है और एक्सेस ऑफ ईवल जिन्हें इजराइल कहता है, दोनों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। अगर आप लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को देखें तो हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से जो पूरी लीडरशिप है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है, वो इस स्थिति में नहीं है, और इसीलिए इजराइल और लेबनान के बीच में एक सीज़ फायर सा इस समय चल रहा है। वो बहुत स्थायी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक सीज़ फायर है, बार बार हमले करता रहता है। और ये हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के साथ में इन तमाम समझौतों के बावजूद, हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बावजूद, बेरूत के अंदर जो बॉम्बिंग का है, ख़ासतौर पर जो दक्षिण बेरूत का इलाका है, उस इलाके के अंदर इजरायली बॉम्बिंग लगातार चलती रहती है। अब आप आए हमास के ऊपर, तो हमास की ताकत पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हमास उस स्थिति में नहीं है कि वो कोई बड़ा ऑपरेशन या कोई बड़ा जो हमला है वो इजराइल की टेरिटरी पे कर सके। उसके बाद जहां तक हूतियों का सवाल है, हूतियों का टकराव अमेरिका से भी हुआ अभी पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, लेकिन फिर भी हूती इस स्थिति में नहीं है कि इजराइल के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकें। जहां तक हजदल शाबी का सवाल है, उसके पास इतनी ताकत है नहीं। तो ईरान की जो एक क्षमता थी, जो वहां तक गलियारा बना के पहुंचने की थी, वो क्षमता काफी हद तक कमजोर हुई है। और उसके साथ साथ एक बड़ी चीज ये भी है कि ईरान के पास में सीधे कोई एक्सेस टू इजराइल नहीं है यदि वो वार करना चाहता है। जहां तक इजराइल की सैन्य क्षमता का सवाल है, इजराइल की सैन्य क्षमता इतनी जरूर है कि वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है। और अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू के बयान को देखें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन अभी लंबे समय तक चलने वाला है, और साथ ही हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। यानी इस रास्ते के अंदर जो आया
हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिजॉल्व है कि हम ईरान को किसी भी हालत के अंदर एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने दे सकते। मैं इस बात पर आऊं, पर मुझे ये तस्वीर चूंकि रोचक लगी तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो तस्वीर है ये IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी की गई अंकुर, और इसे जो ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया है उसको नाम दिया गया है राइजिंग लायन या लायन स्ट्रेंथ इसे कहा जा रहा है। ये नाम क्यों चुना गया है? मुझे लगता है कि ये ईरान को एक मैसेज देने की भी कोशिश है, क्योंकि ये ईरान का जो झंडा है वो एक ज़माने में हुआ करता था 1979 के पहले जब इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी, और उसमें भी जो सिंह है या लायन है वो उनके एम्बलम का हिस्सा होता था। ये पहलवी वंश जो था उस वक्त जो है अमेरिका समर्थित सरकार थी ईरान में उसके पहले, और वो इजराइल से भी उनकी दोस्ती थी। आपने बात पूछी। इनफैक्ट हम नक्शे पर वापस लौटते हैं और मैं आपको ये बताऊं कि ईरान और अमेरिका के रिश्तों का एक इतिहास ये रहा है कि शायद कम लोगों को ये पता हो कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, वो अमेरिका ही था जिसने सबसे पहले ईरान तक पहुंचाई थी, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहुंचाई थी 1957 के टाइम पे। जी, एटम फॉर पीस नाम का पूरा प्रोग्राम शुरू किया था अमेरिका की तरफ से, और उसके तहत ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी गई थी। उसके साथ साथ 50 के दशक में, 60 के दशक में और 70 के ऐसी भी मैंने रिपोर्ट ऐसी पढ़ी कि इजराइल ने भी एक वक्त पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए ईरान के साथ हाथ मिलाया था और मदद की थी उसकी। देखिए, उस समय वो वक्त था जब वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर ईरान हुआ करता था, तो वो ईरान जो है वो उस समय ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनियों की एक पसंदीदा जगह थी। इनफैक्ट तेल की राजनीति इस पूरे इलाके के अंदर होती रही है। शायद कम लोग ये जानते हों कि अगर खाड़ी के इलाके के अंदर, पश्चिम एशिया के अंदर तेल का पहला कुआं कहीं खोदा गया था तो वो ईरान में खोदा गया था, और उस काम को संभालने वाली अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियां हुआ करती थी। तो ये इतिहास सब कुछ जो बदला है वो 1979 के बाद बदला है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में बदला है, और उस इस्लामिक रेवोल्यूशन का एक बड़ा जो घटनाक्रम था वो ये था कि तेहरान के अंदर अमेरिकी दूतावास जो है उसे घेर लिया गया था, वहां पर बंधक संकट हुआ था, और उसके बाद से आज तक तेहरान के अंदर अमेरिकी दूतावास नहीं है। अमेरिका अपना जो भी डिप्लोमेटिक आउटरीच करता है वो स्विस एम्बेसी के जरिए वहां पर करता है, और एक तरीके से स्विट्जरलैंड अभी जो उनकी बातचीत भी हो रही थी न्यूक्लियर डील को लेकर के, वो ओमान के जरिए हो रही थी। साथ ही रूस को भी अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि वो इस मामले में मध्यस्थता करे। कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फोन भी किया था और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात हुई थी। खैर, आपने जो सवाल पूछा कि ईरान के पास विकल्प क्या है, सबसे पहले यह समझना होगा कि किसी भी देश के पास में ऐसी स्थिति के अंदर जवाबी कार्रवाई न करना विकल्प नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह उसके आत्मसम्मान का मामला है, यह उसकी संप्रभुता का मामला है। जब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आपकी वायलेट हुई हो, आपके देश के अंदर किसी ने इस तरीके से डीप इनसाइड कार्रवाई की हो, साथ ही देश की जनता भी ये सवाल पूछती है, आप हम भी जैसे टैक्स पेयर्स हैं, हमारे पैसों से इस देश के अंदर रक्षा संसाधनों का इंतजाम किया जाता है, उसी तरीके से। लेकिन फिर ये बात भी है कि वहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, और ऐसा भी ये रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत खासा कमज़ोर हो चुकी है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो ऐसे वक्त पे क्या ईरान अपनी जनता को सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इमेज बचा सके, क्या उस एक जंग में धकेली? मुश्किल फैसला होगा, लेकिन यह फैसला न करने का विकल्प इजराइल ने छोड़ा नहीं है उसके पास में। जब किसी भी देश की सैन्य लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया हो, जब किसी भी देश के जो नेशनल एसेट्स हैं, खासतौर पर उसके न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन्हें निशाना बनाया गया हो, तब किसी भी देश के पास जवाबी कार्रवाई न करना, वो जवाबी कार्रवाई किस मैग्नीट्यूड में हो सकती है, ये एक सवाल हो सकता है, ये एक पहलू हो सकता है कि ईरान कार्रवाई कैसी करेगा। क्योंकि आपको याद होगा अक्टूबर 2024 के अंदर जब ईरान और इजराइल के बीच में टकराव हुआ था, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वार किया था, और इस्माइल हानिया को जब मारा गया था तब ईरान ने करीब 180 मिसाइलें जो है वो इजराइल पर, लेकिन उस वक्त अमेरिका जो है इजराइल के बचाव के लिए आया था। तो क्या इस बार भी ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि ईरान जब अटैक करने की कोशिश करे इजराइल को, तो अमेरिका जो है डिफेंस में आए इजराइल के, और फिर ईरान और अमेरिका की एक सीधी टकराव देखने को मिल सकती है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, अभी तक जो है अगर आप देखें तो अमेरिका ने ईरान के साथ में सीधे टकराव को टाला है। आज का भी बयान आप देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हो या अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का, उन बयानों के अंदर साफ तौर पर यह बात नजर आती है अंकुर कि अमेरिका को इसकी जानकारी थी, अमेरिका ने एक तरीके से ग्रीन लाइट दी थी, लेकिन अमेरिका ने अपने हाथ गंदे नहीं किए। ये इजराइल के जरिए ये कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई के अंदर अमेरिका का भी हित है। अमेरिका चाहता है, अमेरिका के जो बेसिस हैं वो इस पूरे इलाके के अंदर हैं। ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर उसके एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो वो
अमेरिका पर भी कार्रवाई कर सकता है, अमेरिकी बेसिस को भी निशाना बनाया जा सकता है। यहाँ पर एस्केलेटेड टेंशन इस समय है। ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने 2 दिन पहले ऐसा कहा था कि अगर हम पर जंग थोपी गई, अगर न्यूक्लियर डील की बातचीत फेल हुई और अगर हम पर जंग थोपी जाती है तो हम अमेरिकन बेसिस जो हैं, खासतौर से इराक और सीरिया, इन जगहों पर जो अमेरिकन बेसिस हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। तो हम क्या ऐसा होते हुए देख सकते हैं? ऐसा होते हुए हम देख भी सकते हैं, इसकी आशंका है और ऐसा हुआ भी है। आपको याद होगा मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को जब बगदाद के अंदर जनवरी 2020 के अंदर जब उन्हें मारा गया था अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक के अंदर, और उस समय भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे तब तक तो कम से कम। और उस समय जब ये कार्रवाई की गई थी तब उस कार्रवाई के अंदर जब तनाव बढ़ा था तब अमेरिका का जो बेस है इराक के अंदर, बगदाद के अंदर, उसके ऊपर ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक की गई थी। हालांकि उस समय अमेरिका ने भी एक संयम दिखाया था और अमेरिका ने कहा था कि ठीक है, इस मिसाइल स्ट्राइक में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से अक्टूबर 2024 के अंदर जब इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ा था तब इजराइल ने जो कार्रवाई की थी ईरान के अंदर उस समय में, उसके बाद ईरान ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे लेकिन उसका समय और उसका स्थान हम खुद चुनेंगे। लेकिन ईरान ने संयम दिखाया, उसके बाद ईरान की तरफ से कोई स्ट्राइक इजराइल पर नहीं हुई थी। लेकिन अब एक तरीके से एक नया जो लेवल अप है वो इजराइल की इस कार्रवाई के अंदर देखने को मिल रहा है। ईरान के पास में क्षमता क्या है और इजराइल की कार्रवाई में आज हुआ क्या है, ये समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने जैसे बताया कि इजराइल को इतनी लंबी दूरी पार करके जो है ईरान तक पहुंचना पड़ा अपनी मिसाइल्स के, तो क्या ईरान जो है वहां तक पहुंच सकता है और कितना कारगर हो सकता है वो इस वक्त पर वहां पहुंचने देखिए, में? अगर आप बात करें ईरान के पास में बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं और उसने उन बैलिस्टिक वही शायद हम अभी देख रहे थे जो सर्कल्स बने हुए थे जो अभी। जी बिल्कुल, ईरान के पास में ये क्षमता है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकता है जैसा उसने अक्टूबर 2024 में करने की कोशिश की। लेकिन फिर लेकिन जो इजराइल के पास में आयरन डोम है, यानी उसके पास क्षमता है। इसके अलावा यहाँ मौजूद जो अमेरिकन बेसिस हैं वो अमेरिकन बेसिस इसके अंदर मदद करते हैं। कई मिसाइल्स और ड्रोन, आज जो ड्रोन लॉन्च किए गए थे वो ड्रोन जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर भी शॉट डाउन किए गए हैं, वो जॉर्डन के अंदर भी शॉट डाउन किए। तो क्या उनको इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने ही शॉट डाउन किया या फिर अमेरिकन बेसिस पर? वो सऊदी अरब और जॉर्डन के भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है या उनके जो सिस्टम्स हैं एयर डिफेंस सिस्टम, उसने भी शॉट डाउन किया। इसलिए भी शॉट डाउन किया कि कोई भी देश किसी तीसरे देश को पर वार करने के लिए आपकी यदि हद का इस्तेमाल करता है, आपकी वायु सीमा का इस्तेमाल करता है, तो आप इसे इनकार कर सकते हैं, आप उसको डिनाई कर सकते हैं। एरियल एक्सेस डिनायल जिसे कहा जाता है, तो वो एरियल एक्सेस डिनायल के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसीलिए कोई भी ड्रोन ऐसा इजराइल तक नहीं पहुंच पाया ईरान का कि उसने 100 ड्रोन लॉन्च किए थे आज करीब, लेकिन कोई नुकसान जो है वो इजराइल के अंदर नहीं है। यानी इजराइल को जॉर्डन, सीरिया, इराक से जिधर से भी एरियल एक्सेस मिली, लेकिन ईरान को बदले में वो नहीं मिल पाई। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा कि ईरान को वो एक्सेस नहीं है जो इजराइल को सीरिया या इराक के जरिए यहाँ तक मिल सकती है। इराक के अंदर मौजूद जो अमेरिकन बेस है वो एक बड़ा एक बेस साबित होता है खास तौर पर। साथ ही इसके अलावा समंदर के अंदर यहाँ पर दिएगो गार्सिया है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर। ये दिएगो गार्सिया जो है ये अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड का एक बड़ा बेस है और यहाँ पे अमेरिका का बेस है और वो यहाँ पर जो है इस इलाके को न केवल कंट्रोल करता है, इस इलाके के ऊपर एक अपनी जो सैन्य दबदबा है वो बनाने के रखने की कोशिश करता है। डिएगो गार्सिया की बेस की बात आई तो अभी मैं बता दूं कि मार्च 2025 में जब अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू हुई थी, उस वक्त ऐसी खबरें आई थी कि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया बेस पर अपने B-2 बॉम्बर्स पहले ही तैनात कर दिए थे। बिल्कुल, उस वक्त से ही ऐसे इशारे आ रहे थे कि ईरान पर जो है हमला हो सकता है। हालांकि अमेरिकी हमला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के पास ये पहुंच है कि वो ईरान तक अटैक कर सकता है। उसके वहाँ पर बेसिस भी हैं। बिल्कुल, उसके बेसिस भी हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा खतरा ये है अंकुर कि अगर ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई और फिर जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई, जैसा अभी दोनों के बयानों में नजर आ रहा है, तो सबसे बड़ा खतरा होगा कि यानी डी-एस्केलेशन की कोई अभी फिलहाल डी-एस्केलेशन क्या कोई जो चिन्ह है वो नजर नहीं आ रहा है। अभी मीडिएशन का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है और ना तो अभी ईरान में किसी तरीके से कोई तरह से देखें तो एक सिर्फ इकलौता एक ऐसा पावर था जो इसमें मीडिएशन कर सकता था, तो अमेरिका ही था। और ट्रंप खुद ऐसा कह रहे हैं। ट्रंप के बयान में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि हमने आपको 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने लिखा कि मैंने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था और आज 61वां दिन है, तो आपके पास दूसरा मौका भी है।
तो ट्रंप भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसमें भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो ऐसी कोई कोशिश करें कि डिएस्केलेट हो जाए, जैसे कि वो कोशिश हर जगह करने की हर जगह कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो कितनी पीछे ईमानदार से कोशिश है, इस पर एक सवाल है। वो ईमानदार कोशिश का सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को जिस दिन सत्ता संभाली, उस दिन उन्होंने जिन पहले दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे, जिन पहले दिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले थे, उसके अंदर एक ऑर्डर ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी का भी था। तो वो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही। उसके बाद आप देखें ईरान के साथ में वो एक तरफ मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो अयतुल्ला अली खमनी को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, ओमान और रूस की मध्यस्थता की बात करते हैं, और इस मध्यस्थता के साथ में वो बातचीत की यानी पूरी तरह से एक दोहरा रवैया है कि एक तरफ आप बातचीत के लिए बार बार ईरान का ये आरोप है कि बातचीत की आड़ के अंदर जो है तैयारी की गई और इजराइल को जो है ईरान को धोखे में रखा गया, और ये बातचीत की आड़ के अंदर इस सैन्य ऑपरेशन की तैयारी की गई। इस सैन्य ऑपरेशन की तैयारी को यदि आप देखें तो ईरान के अंदर आज जो कार्रवाई हुई है अंकुर, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि यहां से जो विमान हैं उन्होंने उड़ान भरी हो और उसके बाद यहां पर कार्रवाई की गई हो, बल्कि यहां पर आशंका इस बात की भी है कि ईरान के अंदर भी जो है वो मोसाद की घुसपैठ हुई हो, इजराइल ने अपना एक बेस बनाया हो जिसके इंडिकेशंस मिल रहे हैं। यानी जैसा कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब में यूक्रेन ने रूस के भीतर किया, वैसा ही कुछ जो है वो ईरान के भीतर घुसकर इजराइल ने किया हो, क्योंकि जो मोसाद के एजेंट्स पहले से ही ईरान के अंदर मौजूद थे शायद। कई जो ड्रोन्स हैं, जिस तरीके की स्ट्राइक्स हुई हैं, उन स्ट्राइक्स को देखकर कई मिलिट्री एनालिस्ट्स का ये मानना है कि इस तरीके की स्ट्राइक्स को करने के लिए जो ड्रोन्स हैं वो वहां तक पहुंचाए गए हो सकते हैं, उसके बाद उन ऑपरेशंस को कैरी आउट किया गया हो। तो ये आशंकाएं अभी दरकिनार नहीं की जा सकती हैं। इसलिए ईरान के लिए ये खतरा और भी बढ़ जाता है। खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है कि ईरान जवाबी कार्रवाई की बात तो बाद में सोचेगा, तो पहले तो वो उसे ये देखना होगा कि उसकी अपनी छतरी में कितने छेद हैं। ये मोसाद के जो एजेंट्स थे और मोसाद ने जिस तरह से इस हमले को ईरान के अंदर, जैसी रिपोर्ट्स आ रही, टाइम्स ऑफ इजराइल ने ऐसी रिपोर्ट छापी थी कि मोसाद के एजेंट्स पहले ही वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने एक गुप्त ड्रोन बेस बना लिया था जहाँ से ड्रोन हमले वो कर सकते थे उन मिसाइल लॉन्चर्स पर जो इजराइल तक निशाना साध सकते हैं। तो क्या इसमें मोसाद की मदद ऐसे भी कुछ लोग कर रहे थे जो ईरान के थे, जो ईरानी थे? क्योंकि ऐसा भी पूरी तरह से संभव नहीं है कि सभी के सभी एजेंट्स जो वहाँ पर रहे हों वो इजरायली ही रहे हों, या फिर सभी के सभी जासूस जो हैं इजरायली रहे हों। क्या ऐसी कोई संभावना है कि वहाँ पर ईरानी भी उनकी मदद कर रहे थे? देखिए, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पाइंग जो है वो स्टेट क्राफ्ट का बहुत पुराना हिस्सा है। इंसानी इतिहास में जब से शासन व्यवस्था और राजनीतिक सत्ताएं रही हैं, तब से स्टेट क्राफ्ट के अंदर स्पाइंग तो रही ही है। और स्पाइंग का जो इतिहास अगर आप देखें तो मोसाद जो है किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी जब स्पाइंग एजेंसी काम करती है तो लोकल एसेट्स बिल्ड करती है। बिना लोकल के सपोर्ट के कोई भी फॉरेन एजेंसी या कोई भी फॉरेन ऑपरेटिव जो है वो काम नहीं कर सकता। लोकल एसेट्स बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही अगर आप देखें, इसका एक बड़ा नमूना तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया को जब मारा गया था तब उस समय नजर आया था। रिपोर्ट्स भी आई थी कि उसके बाद ईरान के अंदर ईरान की सरकार और सेना ने जो है कई लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके अंदर कुछ सैन्य अधिकारी भी शामिल रहे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ईरान का जो अपना सिस्टम है उसके अंदर कितने छेद हैं, ये भी ईरान को देखना होगा अगर वो जवाबी कार्रवाई करना चाहता है तो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो खतरा है वो खतरा ईरान और इजराइल के टकराव का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि इन दोनों के बीच के इस टकराव की चपेट में कहीं ये बड़ा इलाका तो नहीं आ जाएगा। हाँ, ऐसी भी जो है आशंका जताई जा रही है कि ईरान जो है तेल के ठिकाने जो हैं और जो स्पेशली जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहाँ पर जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगा सकता है और उससे जो है तेल के दाम बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी आशंका जताई जा रही है जो ग्लोबल इफेक्ट्स इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के जो आ सकते हैं वो तेल से रिलेटेड लगाया जाए, तो उसके बारे में जरा मैं सबसे मौजूद सवाल यही है अंकुर, और इसके अंदर सीधा सीधे इसका एक इंडिया एंगल है। अच्छा, भारत का सीधे सीधे एंगल इसके अंदर यहां से है, क्योंकि ये तीन तरह से भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि यहां से निकली हुई लड़ाई यहां पहुंचती है और इस पूरे इलाके के अंदर फैलती है तो उसके अंदर सबसे बड़ा खतरा है कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं, चाहे कुवैत हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे सऊदी अरब हो, ओमान हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, इन तमाम इलाकों के अंदर करीब 80 लाख भारतीय रहते हैं और ये भारतीय यहाँ कामकाज के सिलसिले में जाते हैं। तो हमारा सीधे सीधे एक ह्यूमन कैपिटल इंटरेस्ट है इस इलाके के अंदर। साथ ही इस इलाके के अंदर यदि तनाव बढ़ता है, यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो छोटा सा बेंड आप देख रहे हैं इसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। इससे क्या असर पड़ सकता है ग्लोबली? बिल्कुल, इससे सबसे बड़ा असर जो है वो ये पड़ सकता है कि इस इलाके से दुनिया की एनर्जी सप्लाई जाती है।
ये जो तेल हम देख रहे हैं, तेल हमारे भारत भी पहुंचता है, उस तेल के पहुंचने का जो रास्ता है वो इसी से है। यानी ये जो पर्शियन गल्फ से लेकर और ओमान गल्फ तक का इलाका है, इस इलाके से यहाँ से तेल की आवाजाही होती है, तेल के कंटेनर आते जाते हैं इस इलाके के अंदर। और अगर मैं एक छोटी सी तस्वीर आपको बताऊं, इस तस्वीर से आपको समझ में आएगा कि ये जो तस्वीर है ये बताती है कि किस तरीके से ये एक लाइव मरीन ट्रैफिक है। यानी इस समय इस पूरे इलाके के अंदर कितने कंटेनर और कितने जहाज हैं। ये जो आप जितने एरोज देख रहे हैं ये अलग अलग जहाज हैं जो कंटेनर शिप्स हैं। इस लाइव मरीन ट्रैफिक को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके के अंदर जो हैवी मरीन ट्रैफिक जो है वो आता जाता है। साथ ही जिस बेंड की हम बात कर रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इस इलाके के अंदर बनता है। यहाँ पर ईरान के पास में ये ईरान है, ईरान का बंदर अब्बास है, मिनाब है और यहाँ तक ईरान की टेरिटरी है। तो ये पूरा जो इलाका है ये ईरान का इलाका है। साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर दो छोटे छोटे से द्वीप हैं जिन्हें कि ग्रेटर टूम और लेसर टूम कहा जाता है। ये जो दोनों द्वीप हैं, ये लेसर टूम और ग्रेटर टूम, इन इलाकों को, ये जो द्वीप हैं ये ईरान के पास हैं। यही वो द्वीप हैं जहां पर ईरान के मिलिट्री बेस भी हैं और यहां को माना जाता है कि इसके जरिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ब्लॉकेड लगाने की बात करता है, उसे ब्लॉकेड लगा जाता है। ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है? जब किसी देश के कोई देश जब नौसेना के जरिए नेवल ब्लॉकेड लगाने की कोशिश करता है तो वो यहां पर आवाजाही जो है वो रोक सकता है। वो अपने अगर सैन्य शिप जो हैं, अपने जहाज जो हैं वो यहाँ पर तैनात कर देता है। तो जो कंटेनर शिप हैं, कंटेनर शिप्स के ऊपर कोई तोपें तो होती नहीं हैं, उनके पास कोई डिफेंस, वो यहाँ से गुजर नहीं पाएंगे। साथ ही ये जो है एनर्जी सप्लाई लाइन को डिसरप्ट करता है। तेल की जिस दाम की आपने बात कही, जिस दिन अमेरिका की तरफ से यानी 12-13 की रात से पहले 11 और 12 तारीख को जब बयान सामने आए अमेरिका की तरफ से कि वो अपने सैनिकों को वहाँ पे कम कर रहा है, खासतौर पर जो मिलिट्री स्टेशन हैं वहाँ पर फैमिली जो लोकेशंस हैं वहाँ से परिवारों को वापस लाने के लिए कह दिया गया है, इसी इंडिकेशन से करीब 4% जो है वो कच्चे तेल के दाम में इजाफा हो गया। उसके साथ जैसे ही 12-13 तारीख को इजराइल के ऑपरेशन की खबरें सामने आई, उसके बाद करीब करीब 8 से 9% का उछाल तेल की कीमतों के अंदर आ चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि कच्चे तेल के दाम यदि बढ़ते हैं तो भारत जैसे ऊर्जा के बड़े आयातक देश के लिए अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि अब हमारे लिए तेल की खरीद महंगी हो जाएगी। हालांकि हमारे पास अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमने इन्हीं दिनों के लिए बना के रखे हुए हैं, हमारे पास अपने तेल भंडार हैं कि यदि ऐसा कोई फ्लक्चुएशन होता है तो हमारा जो तेल भंडार है उसके जरिए हम प्राइसेस को मेंटेन कर सकें। और ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट भारत ने एक बड़ा रोचक काम अंकुर ये भी किया है कि हमने इन तमाम देशों को इसी हालात के मद्देनजर ये ऑफर भी दे रखा है कि आप चाहें तो भारत के अंदर अपने ऑयल रिजर्व को स्टोर भी कर सकते हैं। यानी दुनिया में यदि आप कहीं और सप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे आप गोदाम बनाते हैं उस तरीके से आपने अपने स्टोरेज बना रखे हैं। और सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इन कई देशों को ऑफर कर रखा है कि आप चाहें तो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यदि कभी यहां से तेल की आपूर्ति बंद हो जाती है, कोई नोबेल ब्लॉकेड लगता है, कभी कोई जंग छिड़ती है, तो आपका कारोबार न रुके, आपका सामान जो है वो बिकना न रुके। क्योंकि तो ये तेल जो है वो केवल भारत ही नहीं खरीदता है, बल्कि यहाँ से जो तेल है वो चीन की तरफ भी जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, पूर्वी एशिया के मुल्क हैं वो भी खरीदते हैं। तो कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रूट यही पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ और यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ईरान जो है एक तो यहाँ पर हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट से जो है वहाँ पर वो ब्लॉकेड लगा सकता है। अगर नेवल ब्लॉकेड लगाता है अंकुर, तो फिर ये चीज होगी, ये वो फैक्टर्स हैं जो अमेरिका को सीधे तौर पर इस लड़ाई के अंदर, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसे भी है अपने। केवल तेल के दाम ही नहीं है, चूंकि इंटरनेशनल कंटेनर डिपो, इंटरनेशनल अमेरिकन जहाजों पर सप्लाई लाइन जो है वो यहां से जाती है। इसलिए अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है, ये कह चुका है। जब 2017 के अंदर 17-18 के अंदर टेंशन बढ़ा था, उस दौरान ईरान की तरफ से कहा गया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ब्लॉकेड लगाने जा रहा है। उसके बाद अमेरिका की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ब्लॉकेड लगाया गया तो ईरान के खिलाफ सीधे अमेरिका का टकराव होगा। अमेरिका इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता है कि यहाँ पर सप्लाई लाइन जो है वो रुके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका जो असर है वो संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इन तमाम मुल्कों पर पड़ेगा जहां पर अमेरिका के भी बेसिस हैं और इंटरनेशनल जो सप्लाई लाइन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होगी।
तो बेसिकली ईरान के पास ऑप्शंस ये हैं कि वो होर्मुज की खाड़ी को बंद कर सकता है। इसके अलावा वो चाहे तो अगर वो हुती विद्रोही जो है एक्टिव होते हैं तो वो यमन में लाल सागर के पास भी ऐसी जहाज़ों को रोक सकते हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको भी रोक सकते हैं। बिल्कुल ईरान के पास में ये विकल्प है, लेकिन ईरान के लिए ये बहुत ही महंगे विकल्प हैं। जैसा आप भी कह रहे थे अंकुर कि ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। ईरान के ऊपर काफ़ी लंबे समय से यानी बीते करीब 7-8 सालों से भारी सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसलिए ईरान की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत लंबा टकराव जो है वो ले सके। इसलिए अब इसके अंदर मध्यस्थों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, इसके अंदर रूस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, इसके अंदर चीन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्या ये देश ईरान की मदद करते हैं, किसी तरीके का कोई नेगोशिएशन होता है, क्या कोई बैक चैनल इसके अंदर चलता है? क्योंकि इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो फोन कॉल हुआ था, उस फोन कॉल के अंदर ईरान के बारे में बात हुई थी। उसके मदद मांगी थी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने मदद मांगी थी। तो ऐसे में ईरान की इस भूमिका के अंदर जो भूमिका है ईरान के मध्यस्थता के मामले में रूस और चीन का रोल हो सकता है उसके अंदर। साथ ही भारत के लिए एक टेंशन ये भी हो सकता है कि ईरान में यदि इस तरीके से तनाव बढ़ता है तो चाबार में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। हमारा इन्वेस्टमेंट केवल ईरान में ही नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में भी है, इस गल्फ के इलाके के अंदर भी है। तो भारत के लिहाज से ये चिंता और टेंशन है कि अगर इस इलाके के अंदर जंग का एक नया मोर्चा खुलता है तो वो टेंशन बढ़ाएगा हमारे लिए, चाहे हमारी ऊर्जा सप्लाई हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे हमारी ह्यूमन कैपिटल सिक्योरिटी हो, या चाहे हमारी जो है इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी हो। जी, तो उम्मीद तो हम यही जताएंगे कि डीएस्केलेशन हो। कोई ये नहीं चाहेगा कि इतने ग्लोबल स्टेज पर इतना इफेक्ट किसी को झेलना पड़े, भारत को और बाकी और कई देशों को। बाकी ये वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ईरान कैसे विकल्प तलाशेगा, कैसे जवाब देगा, क्या होगा, या ईरान चुप बैठ जाएगा, संयम बरतेगा, ट्रम्प क्या करेंगे। जो भी होगा आगे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लैंड टॉक।